सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। छात्रों में विमल प्रकाश गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन, वर्किंग विद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फरीदाबाद। मैं आपको आज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो टॉपिक है आपका, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप मेरे शब्दों के माध्यम से जो मैं सिखाना चाहता हूं वो आप ज़रूर सीखेंगे। तो छात्रों, ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ का हमारे शरीर में, मानव जीवन में क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन करते हैं तो मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि एन एजुकेशन विच इज गिवन बाय फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग और ए स्टूडेंट इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। कोई भी गतिविधि जो हमारे शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा होती है और जिससे मानव का संपूर्ण विकास होता है, वो शारीरिक शिक्षा की श्रेणी में आती है। अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल बेसिस की। तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, पहले हम बच्चे होते हैं, उसके बाद बचपन आता है, उसके बाद जो युवा अवस्था आती है, और उसके बाद हमारा जीवन बुढ़ापे की तरह अग्रसर होता है और एक दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन की शुरुआत कैसे होती है, ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का, और उस पर एक्टिविटीज़ का, फिजिकल एक्टिविटीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, हमारा जो जीवन है वो 23 गुण सूत्रों से शुरू होता है। हमारे जो रिसर्चर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने रिसर्च किया है कि हमारा जो 23वां गुण सूत्र होता है वो हमें मेल या फीमेल बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। तो छात्रों, हमारा जो संपूर्ण जीवन है उस पर 2-3 तरह का असर पूरे जीवन में होता है, और मुख्यतः हम लोग मानते हैं कि हमारे जीवन पर हमारी हेरिडिटी का और हमारा जो एनवायरमेंटल ट्रेट्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उसका बहुत गाढ़ा असर, बहुत प्रमुख असर उसके ऊपर होता है। तो ये हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी छात्रों, जो गुण हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे माँ बाप से मिलते हैं, वो सभी हेरिडिटी फैक्टर कहलाते हैं। अब वो कौन से गुण हो सकते हैं? आपकी शरीर का जो ढांचा है, शारीरिक ढांचा, जैसे लंबाई, आपका बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, आपकी त्वचा का रंग, यहाँ तक कि आपका ब्लड ग्रुप भी हेरिडिटी ट्रेट्स के अंदर या हेरिडिटी फैक्टर्स के अंदर आता है। ये जीवन के वो ट्रेट्स हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। दीज ऑल आर कॉल्ड परमानेंट ट्रेट्स। दूसरा, हम बात करते हैं एनवायरमेंटल ट्रेट्स की। हमारे जीवन में एनवायरमेंट का बहुत गाढ़ा असर होता है, क्योंकि जो माँ बाप से जो हमें एक बार चीज़ें मिल गई, दे कांट बी चेंज, उन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, बट एनवायरमेंट बदल सकते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक हम लोग कहावत बोलते हैं, बड़ी अच्छी सुंदर कहावत है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कि मानव जीवन में तुखम की तासीर और सोहबत का असर जरूर आता है। तुखम बोलते हैं बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेरिडिटी फैक्टर को, और सोहबत बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर को। आप भले ही मुझे ना देख पा रहे हों, इस
वीडियो के माध्यम से भी हमारे बीच में एक एनवायरमेंटल फैक्टर क्रिएट हो रहा है। आप मुझे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, जितना भी मैं दिख रहा हूँ, सरकार रंग ये है, बोलने का तरीका ये है, हम ऐसी ही चीज़ों से ताउम्र सीखते रहते हैं, क्योंकि लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जीवन में सीखना ताउम्र चलता है और हमारा सीखना, सिखाने का जो क्रम है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल बेसिस, बायोलॉजिकल बेसिस की। तो इसमें मुख्यतः हमारे बॉडी में पूरे जीवन में 3 तरह की स्टेजेस आती हैं। हम लोग बचपन से लेकर बुढ़ापा, जवानी के दौर से गुजरते हुए बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं और एक दिन ये जीवन छोड़कर जाना पड़ता है, ये सच्चाई है। लेकिन इस जीवन में मुख्यतः 3 अवस्थाएं हमारे सभी के जीवन में आती हैं: ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन। अब ये ग्रोथ क्या है? हम लोग जब पैदा होते हैं 2.5 से 3 किलो के, 4 किलो तक के हम लोग पैदा होते हैं। ये मानव जीवन, नॉर्मल जो बच्चा होता है, बेबी जो बॉर्न होता है, उसका मैं आपको वेट बता रहा हूँ, 2.5, 3, 4 किलो। लेकिन क्या हम पूरी जीवन 2.5, 3, 4 किलो के तो रहते नहीं हैं। जो हमारे वेट का बढ़ना, जो हमारी हाइट का बढ़ना, जो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मसल का जनरेट होना, मसल का ग्रोथ होना, ये सारा ग्रोथ के अंडर आता है। दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूँ, मानवीय विकास जो हमें दिखाई देता है वो ग्रोथ होता है। दूसरे शब्दों में एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जिसे नापा जा सके, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो ग्रोथ होती है। जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, वो बात अलग है, एक एज पर जाकर पर्टिकुलर हमारी हाइट का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और हाइट हमारी रुक जाती है। बट हाइट हम बढ़ते हुए बच्चे की बढ़ते हुए हाइट देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से बड़ा हो रहा है। हाइट को मापा जा सकता है, हमारे मसल की ग्रोथ होती है। ये सारा की सारा इस तरह का जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो ग्रोथ की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का डेवलपमेंट है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? पहली बात तो जो डेवलपमेंट है वो इनविजिबल होता है, उसे हम प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते हैं और ना ही हम नाप सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बच्चे की बात करते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट ग्राउंड में बच्चा लेकर चले गए, तो जब बॉल पहली उसकी तरफ आती है, सपोज करो वो बैट्समैन है, तो उसकी तरफ जो पहली बॉल आती है तो हो सकता है बॉल को देखकर डरता है, लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यस्त होता है और एक दिन उसको आदत हो जाती है, ये बॉल यहाँ पिच करेगी तो ऐसे आएगी, अगर बॉल की ग्रिप ये होगी तो ये कट होगा। ये सारा उसको आभास हो जाता है और इसी आभास का नाम डेवलपमेंट है। अब आती है बात मैच्योरेशन की। मैच्योरेशन क्या है? मैच्योर होने को मैच्योरेशन हम बोलते हैं। कि जैसे हम लोग कहावत बोलते हैं कि अब इतना बड़ा हो गया, तेरे में अब तक अकल नहीं आई, ये वही मामला है मैच्योर होने का। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहता हूं, छात्रों, हम आपकी गलती बर्दाश्त करते हैं, गलती को माफ भी करते हैं, लेकिन बदतमीजी माफ नहीं कर पाएंगे। उसका कारण है बिकॉज यू आर मैच्योर एनफ। आफ्टर 12th क्लास ये माना जाता है कि बच्चा मैच्योर हो गया। अगर हम लोग देश हित की बात करते हैं, अपना देश के लोकतंत्र में योगदान की हम बात करते हैं, तो जो 18 साल का जो बच्चा है वो हमारे देश का नेता, हमारे देश का पंच, सरपंच और हमारे देश का प्रधानमंत्री तक चुनने के लिए योग्य हो जाता है। मतलब ये है कि उसका विकास, उसका डेवलपमेंट, इवन कि उसका इतना मैच्योरिटी उसके अंदर आ गई है कि वो देश चलाने वालों को चुन सकता है। तो इस तरह से आप ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो हमारा पॉइंट है उसको हम लोग समझ सकते हैं इन कुछ उदाहरण के माध्यम से। अब बात करते हैं कि जो ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन,
ये कौन से कारकों से प्रभावित होती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि वे कौन से कारक हैं, वे कौन से फैक्टर हैं जो इन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर डालते हैं। छात्रों, जैसे मैंने आपको बताया, पहला कारक हमारा जेनेटिक होता है, पहला जो रीजन होता है वो हमारा हेरिडिटी फैक्टर होता है। दूसरा मैंने बताया आपको एनवायरमेंटल ट्रेट्स होते हैं, एनवायरमेंट का बहुत बड़ा असर होता है। तीसरा असर हमारा खान पान का। वो कहावत भी है कि जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा तन, वैसे बन रहेगा मन। हम हेल्दी फूड लेंगे, हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। हमारे जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, तकरीबन आम बॉडी की रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरी पर डे है। अगर हम इससे नीचा खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे, ऊपर खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। मीन्स कि जो हमारा न्यूट्रिशनल जो पॉइंट है, खान पान वाला जो मामला है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चौथा जो मैं कारण समझता हूँ और जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, हमारे टॉपिक का भी कारण है, हमारा टॉपिक आपको पता है, आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारा मुख्य कारण है, तीसरा कारण है या चौथा कारण है जो हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैचुरेशन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ की। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया, फिजिकल एजुकेशन को भी डिफाइन करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन एन एजुकेशन विच इज गिवन बाई फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड और स्टूडेंट। तो ये फिजिकल एक्टिविटी में बेसिकली क्या क्या है? हम लोग तीन प्रकार की एक्टिविटीज से वाकिफ हैं। अगर मैं यूं कहूं, तीन तरह की ही एक्टिविटी होती है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सच्चाई है। पहली एक्टिविटी है आइसोटोनिक, जो एक्सरसाइज की बात करते हैं हम लोग, एक्टिविटी की बात करते हैं, वो है आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या है? देखो छात्रों, हमारा जो लिम्ब है, लिम्ब का मतलब बॉडी पार्ट, जैसे यहां से लेकर यहां तक एक लिम्ब हो गया, यहां से लेकर मेरा एक लिम्ब हो गया, तो जॉइंट टू जॉइंट के बात की अगर मैं बीच की बात कर लूं तो जॉइंट के बीच में मसल्स होती हैं। यहां जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से मसल्स होती हैं, ऐसे मसल होती हैं। तो मसल का जो घटना बढ़ना है, अगर मसल की लेंथ में चेंज आता है, विजिबल चेंज आता है, तो वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंडर आती है। वो एक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं। मीन्स कि जहां मसल में टोन आ रहा है, जहां मसल का जो लेंथ है वो घट या बढ़ रहा है, हम उसको बोलेंगे आइसोटोनिक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, मसल में टेंशन तो हुई, सपोज करो दीवार को धक्का लगाना है, मसल ने पावर तो यूज की, मसल ने धक्का लगाया, लेकिन उसकी लेंथ ना घटी और ना बढ़ी। इस तरह की जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उनको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहते हैं। थर्ड टाइप की एक्सरसाइज है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। इसका जो मीनिंग है, अगर मैं आपको अंग्रेजी भाषा में बोलूं तो चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल विद कांस्टेंट स्पीड, विद ए कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। या दूसरे शब्दों में मैं अगर सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं तो दोनों एक्सरसाइज की बीच की जो एक्सरसाइज है वो आपकी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है। तो छात्रों, इस तरह के मैंने आपको तीन तरह की एक्सरसाइजेज बताई। अब इन एक्सरसाइजेज का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेसिकली हमारे शरीर में जो सिस्टम है, जैसे स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस तरह के तकरीबन 9 हमारे बॉडी में सिस्टम है। इन बॉडी पर क्या हमारा एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा।
देखो छात्रों, मसल तो विजिबल है, दिखती है, हम लोग मेजर कर सकते हैं इजीली, लेकिन कुछ चेंजेस हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी होते हैं बॉडी के, जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आदमी जो सांस लेता है, अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं, हम लोग 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेते हैं। और जो हमारी जो हार्ट बीट है, जो वेन जहाँ से डॉक्टर ऐसे पकड़ के मेजर करता है, वो तकरीबन 72 टाइम्स होती है 1 मिनट में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो 72 टाइम्स है, 72 जो बार है, ये कम या ज़्यादा हो सकती है? छात्रों, होती है। जितने आप फिट रहेंगे, जितने आपका लीवर, लंग और हार्ट अच्छे से काम करेगा, उतने धीरे 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 आपकी जो हार्ट बीट है वो 72 से 70, 70 से 68 और 68 से 65 की तरफ धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमारे देश में जो क्रिकेटर कपिल देव जी हुए हैं, उनकी हार्ट बीट काफ़ी कम थी, और हम अगर ये कहें ही वाज द फिटेस्ट पर्सन, क्योंकि आपकी फिटनेस का जो आंकड़ा है वो हार्ट बीट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन ये जो चेंज आया, या मेरी हार्ट बीट में, या आपकी हार्ट बीट में, या उस महान खिलाड़ी कपिल देव की हार्ट बीट में, वो ड्यू टू एक्सरसाइज आया। मीन्स कि एक्सरसाइज हमारा है, जो विजिबल मसल हैं, उसका तो जो ग्रोथ हो रहा है वो तो हमें विजिबल दिख रहा है, लेकिन हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनी हैं, हमारा लीवर है, उस पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली असर डालते हैं, और वो बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाते हैं। तो हमें जो हमारा मीन्स ये है कि एक हार्ट जो 72 बार धड़क रहा है, वो 72 पंपिंग कर रहा है। एक दिल जो 60 का पंपिंग कर रहा है, तो 60 वाला ज़्यादा फिट होगा, उसको वर्कआउट कम करना पड़ेगा और उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो छात्रों, इस तरह के चेंजेस ये सभी तीनों चारों तरह के एक्सरसाइजेज हमारी बॉडी में लेकर आते हैं। अब बात करते हैं ये एक्सरसाइजेज हमारी बॉडी में किस तरह से चेंजेस लाती हैं, हमारी मसल को किस तरह से। देखो छात्रों, हमारे जो बॉडी के अंदर 2 चीज़ों का बड़ा महत्व है, एक एयर और एक फूड। हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाना पचने के बाद ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर हमारा जो आप लोग जो देखते हैं ये वेन्स, और जो ये जितना भी, मैं आपको एक छोटी सी बात बीच में बताना चाहता हूँ, जो जितने हरे कलर की हैं ये होती है सारी की सारी नर्व, और जितनी रेड कलर की हैं ये होती हैं वेन्स, और ये होती है आर्टरीज। जो आर्टरीज हैं उसमें प्योर ब्लड होता है, और नर्व्स में इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड जो लेके जा रही हैं वो जा रही हैं हार्ट की तरफ, और जो प्योर लेकर ब्लड जो आ रही हैं वो हार्ट से बाहर की तरफ आ रही हैं। तो ये ब्लड जो प्योर होता है, जो हम जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो आखिर है क्या? जब हमारा खाना ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर हमारे अंदर चला जाता है, हमारे हार्ट के तक पहुंचता है, तो उसके साथ ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है। ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाती है, और जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में हाइपरट्रॉफी होती है, और वहाँ पर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। आप देखते हैं दर्द होता है, जैसे जैसे आपकी मसल ग्रोथ करती है पेन होता है। अगर आप कहीं जिम जाते हैं तो उसमें लिखा भी होता है नो गेन विदाउट पेन। जितनी मसल में हाइपरट्रॉफी होगी, जितना लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, उतनी फैटीग होगी, और फैटीग को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो हम लोग कूलिंग डाउन एक्सरसाइज या लंबरिंग डाउन एक्सरसाइज की बात करते हैं, वो सभी उसी तरह का माध्यम है। हेल्दी फूड की हम बात करते हैं, साउंड स्लीप की जो हम बात करते हैं, वो इसी तरह के माध्यम है। अगर हम बॉडी में चेंज की बात करते हैं तो हमारा मसल का साइज चेंज होता है ड्यू टू एक्सरसाइज। प्रोटीन इंक्रीज होता है, हमारी डेंसिटी बढ़ती है, हमारा जो फाइबर है हमारे बॉडी के अंदर वो बढ़ते हैं, एटीपी बॉन्ड, सीपी बॉन्ड, ये सारे हमारे अंदर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, फैट फ्री रहते हैं,
नॉर्मल वेट हमारा बनता है। ये सारा चेंजेस हमें दिखाई देता है। अगर हम कुछ और बातों तरफ ध्यान दे लें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंज होते हैं, हमारा जो है टाइडल वॉल्यूम चेंज होता है, हमारा जो लंग वॉल्यूम है, जो फेफड़ा का जो वॉल्यूम है वो हमारा चेंज होता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, जहाँ से हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी का, तो उसमें हम देखते हैं हमारा जो चेंज होता है, हमारे साइज ऑफ हार्ट, जो हमारा दिल है, तकरीबन ऐसा माना जाता है कि हर इंसान का दिल उसकी मुट्ठी के बराबर का है। लेकिन जो एथलेटिक हार्ट है, एथलीट हार्ट जो है, उसका मीनिंग है कि एक आम इंसान से उसके हार्ट का साइज बड़ा होना। जैसे आप अगर गांव देहात से आते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि वो चौगुर्दा है। चौगुर्दे का मतलब उसका दिल बड़ा है। इसका मतलब उसका दिल का जो साइज है ड्यू टू एक्सरसाइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और वही हम लोग एथलेटिक हार्ट की बात करते हैं, वही एथलेटिक हार्ट होता है। ब्लड का फ्लो आपका अच्छा रहता है एक्सरसाइज करने से। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं ड्यू टू एक्सरसाइज हमारा खाना ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं रहती हैं। पेट वगैरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये सारी हमारी एक्सरसाइज से ख़त्म होती हैं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे हम लोग फिटनेस की तरफ इम्प्रूव बढ़ेंगे, और फिटनेस जैसे हमारी होगी हम अच्छी हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे। और मेरा व्यक्तिगत सोचना है, मानव जीवन का एक मोटिव है टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। हम लोग अच्छे से जिएं, मानवता की सेवा करें, यही मानव जीवन का उद्देश्य होता है और यही मानव जीवन का उद्देश्य होना भी चाहिए। अब आप सेवा दूसरे की तब करोगे जब खुद फिट रहोगे। उदाहरण के लिए मुझे ही किसी की सेवा की जरूरत है, मैं दूसरे की सेवा क्या करूंगा। जो अनफिट पीपल हैं वो देश पर बोझ होते हैं, जो फिट पीपल हैं वो देश के बोझ को हटाने में हेल्पफुल होते हैं। और फिटनेस आपकी, खान पान तो आपका अच्छा रखना ही चाहिए, लेकिन एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। और जो जो बायोलॉजिकल चेंजेस आपके अंदर, एक मानव के अंदर एक्सरसाइज के माध्यम से आते हैं वो मैंने बताया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी की, कि हमारे जो शरीर है, शरीर की जो संरचना है, शरीर की जो बनावट है, शरीर की जो कार्य क्षमता है, उसके आधार पर हमने हमारे विद्वान साथियों ने, जो हमसे पूर्वज हैं, हमारे शारीरिक शिक्षक, कुछ मेडिकल साइंस के लोग, उन लोगों ने मानव शरीर को 3 भागों में बांटा। एक तो हम कहेंगे एंडोमॉर्फ, एक कहेंगे हम मेसोमॉर्फ, और एक कहेंगे हम एक्टोमॉर्फ। अगर हम कुछ बातों को ध्यान में दें तो मेरा सोचना ये है कि जो भी थोड़े थोड़े से बिल्टअप जिनका ठीक होता है वो सारे की सारे आपके एंडोमॉर्फ की श्रेणी में आते हैं। जिनका थोड़ा सा हाइट कम हो गई, गोलमोल से हुए, मीडियम टाइप के लोग हुए, वो सारे मेसोमॉर्फ में की कैटेगरी में आते हैं। और जो एक्टोमॉर्फ हैं, अगर हम ये बात कर लें, जो थोड़े से शारीरिक क्षमता जिनकी वीक होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका ठीक नहीं होता है, वो इस श्रेणी में आते हैं, एक्टोमॉर्फ की श्रेणी में। छात्रों, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की इसलिए बात कर रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है और जो खान पान है, सीधा साधा खान पान का असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, खाना अच्छे से पचेगा, भोजन अच्छे से करेंगे, तो उसका विकास, उसका जो रिजल्ट आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा, और उसी से आपकी बॉडी कैटेगरी, इन सभी 3 जो कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं, मैं इनकी 3 4 विशेषताएं और आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो एंडोमॉर्फ जो लोग हैं, एंडोमॉर्फ क्वालिटी वाले जो लोग हैं, उनकी जो गर्दन है, ये आप देख रहे हैं, गर्दन ये छोटी होती है और थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है। दूसरा, इनके अंदर जो क्वालिटी है, ये एक्ट पहले करते हैं, सोचते बाद में है।
क्योंकि थोड़े बोल्ड प्रवृत्ति के होते हैं और रिलैक्स मूड में ये लोग रहते हैं। इस तरह के अगर आपको व्यक्ति कोई दिखते हैं या इस तरह का कोई बात होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति एंडोमॉर्फ कैटेगरी का है, जो इसकी जो बॉडी टाइप है वो एंडोमॉर्फ है। सेकंड जो कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो है मेसोमॉर्फ। हैवी इन साइज, देखने में थोड़े भारी भरकम से लगते हैं। लॉन्ग फेस बोन, जिनको फेस बोन जो है थोड़े लॉन्ग होती हैं। और थर्ड इनकी जो बात क्वालिटी जो होती है, ये बोल्ड टाइप के लोग होते हैं। और चौथा एनर्जी टाइप के लोग होते हैं, एनर्जेटिक टाइप के लोग होते हैं। अगर इस तरह के व्यक्तित्व आप अपने अंदर देखिए और कोई दूसरे में दिखता है तो ये आप आसानी से जज कर सकते हैं कि भाई इस तरह का जो क्वालिटी वाला जो आदमी है वो मेसोमॉर्फ है। थर्ड हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ की। इनका जो फेस है जो वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। और इनका जो पैर है, पैर का साइज थोड़ा लंबा होगा। ये खुद भी थोड़े लंबे होते हैं और इनका जो बनावट है शरीर की वो थोड़ी पतली होती है। थिन टाइप के जो लोग होते हैं। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये ओवर टेंस लोग होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन में ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब 3 तरह की हमारी कैटेगरी है। कैटेगरी जो हम लोग बायोलॉजिकल जो बेसिस की जो बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की जो बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं एक्सरसाइज के लिए कि जो एक्सरसाइज है वो हमें बॉडी के आकार प्रकार, सेक्स के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग हमें देनी होती है। छात्रों, ये हो नहीं सकता कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट या आपकी बॉडी के अंदर पावर है 20 किलो उठाने की, अगर हम आपसे 25 किलो उठवा दें तो कहीं ना कहीं आप इंजर्ड हो जाएंगे, बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए एक्सरसाइज का जो मीनिंग है, एक्सरसाइज देने का जो तरीका है, एक्सरसाइज का जो शेड्यूल बनाने का जो तरीका है, वो हम लोग एज कि जिसको एक्सरसाइज देनी है उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, या तो मेल है या फीमेल है। थर्ड उसका बॉडी का टाइप क्या है, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉडी की डिमांड क्या है। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि एक्सरसाइज वो किस ध्येय से कर रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज के कुछ अलग अलग उद्देश्य हैं। एक तो एक्सरसाइज हम आम अपने आप को फिट रखने के लिए डेली रूटीन में सभी करते हैं और करनी भी चाहिए। दूसरा, हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हैं। सपोज करो जो कोई बैट्समैन है क्रिकेट का, कोई हॉकी प्लेयर है, एक प्लेयर का भी एक लेवल है, एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, एक नेशनल लेवल का प्लेयर है, तो उनका जो एक्सरसाइज शेड्यूल है वो डिफर होगा। थर्ड, हमारे जो दिमाग में जो रहता है कि बॉडी की टाइप क्या है। अब बॉडी की जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज देंगे, रिजल्ट बेटर आएंगे। बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग अगर हम स्पोर्ट्स में या गेम्स में डालेंगे, रिजल्ट बेटर आएंगे। और लास्ट में जो समझता हूँ कि जिसको हम एक्सरसाइज दे रहे हैं उस इंडिविजुअल की डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो उस एक्सरसाइज से क्या चाहता है। अगर वो अपना वेट लूज़ करना चाहता है तो खाली एक्सरसाइज से वेट लूज़ नहीं होगा। आजकल वेट लूज का बड़ा कंसेप्ट है मार्केट में। वेट का मीनिंग है कि आप लोग जो खाना जो खाते हैं, हम एनर्जी बैलेंस उसको बोलते हैं, जो हम एनर्जी ले रहे हैं। बैलेंस का मतलब तराजू। ये सपोज करो तराजू है ये ऐसे, अगर हम खाना ज़्यादा खाएंगे तो इधर झुकेगा, एक्सरसाइज करेंगे तो इधर झुकेगा। अगर हम लोग बराबर जितने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितनी कैलोरी यहाँ बर्न कर रहे हैं, उतनी कैलोरी यहाँ से ले रहे हैं, तो ये बैलेंस में रहेगा। अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा, हमारा वेट लूज होगा। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस होगा, हम वेट पुट करेंगे, हमारा वजन बढ़ जाएगा। और अगर हम जीरो एनर्जी बैलेंस रखेंगे तो हम जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, वेट पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मसल में टोन होगा, मसल में हाइपरट्रॉफी होगी, मसल का साइज बढ़ेगा, पर बॉडी वेट उतना रहेगा। क्योंकि मैंने जो 4 चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया है, जो हम एक्सरसाइज दे रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, वो क्यों एक्सरसाइज करना चाहता है। दूसरा, स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, किस स्पोर्ट्स में है। तीसरा, उसकी एज क्या है,
उसका सेक्स क्या है, और लास्ट में जो मैंने अभी आपको बताया है कि उसकी बॉडी टाइप क्या है। इन सब को हम इसीलिए स्टडी करते हैं कि जो हमारा एथलीट है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसको हम पर्टिकुलर उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज दे सकें। मेरा इस टॉपिक पर इतना ही कहना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।